हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में बच्चों हम कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्पटन शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे और एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉम्पटन इफेक्ट। प्रोफेसर कॉम्पटन ने 1921 में एक एक्सपेरिमेंट बच्चों ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेरी हाई एनर्जी इज फॉलिंग ऑन द सरफेस एंड उस सरफेस से जब लाइट स्कैटर होगी, उसके बाद उस स्कैटर्ड लाइट में बच्चों दो तरह की जो हमें रेडिएशंस नजर आती हैं। स्कैटर्ड लाइट कंटेन्स टू components. First component of same wavelength as that of incident light, तो उसको बच्चों उन्होंने नाम दिया अनमॉडिफाइड लाइट का। ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट उसमें बच्चों क्या है, सेकंड कंपोनेंट ऑफ हायर वेवलेंथ और लो फ्रीक्वेंसी as compared इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रेडिएशन बोल दो आप। ठीक है, इसको बच्चों उन्होंने नाम दिया मॉडिफाइड रेडिएशन। सो जब उन्होंने एक हाई एनर्जी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन की बेटा स्कैटरिंग ऑब्जर्व की फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मटेरियल, तो उन्होंने देखा हमें दो तरह की लाइट्स मिल रही हैं। एक का नाम उन्होंने मॉडिफाइड लाइट रख दिया और दूसरे का नाम उन्होंने अनमॉडिफाइड रख दिया। क्लियर। जो अनमॉडिफाइड लाइट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या वेवलेंथ है वो सेम है एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट, बट जो लाइट मॉडिफाई होगी उसकी जो वेवलेंथ है वो पहले से बच्चों क्या होगी, ज्यादा होगी, और या फ्रीक्वेंसी बोल दें पहले से कम होगी, और उसको नाम दिया उन्होंने मॉडिफाइड रेडिएशन। क्लियर। सो इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों हमारे पास दो थ्योरीज हैं। फर्स्ट इज क्लासिकल थ्योरी एंड सेकेंड इज क्वांटम थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी में बच्चों क्या है, सिर्फ हम जो है अनमॉडिफाइड लाइट है उसको तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट जो मॉडिफाइड लाइट है उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे सपोज करो किसी मटेरियल के ऊपर कोई रेडिएशन फॉल करती है, तो उस रेडिएशन के फॉल करने के बाद जो वहाँ के मटेरियल के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और उनको कितनी एनर्जी मिल जाती है, जितनी इंसिडेंट एनर्जी की, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है। और बाद में वो एक्साइट होके डीएक्साइट होते हैं और डीएक्साइट होने के बाद वो एनर्जी कुछ एमिट करते हैं, और वो कितनी एनर्जी एमिट करेंगे बच्चों, जितनी उन्होंने अब्सॉर्ब की होगी। इसका मतलब जो डीएक्साइटेशन के बाद रेडिएशन वहां से निकल रही है उसकी एनर्जी कितनी है बच्चों, उतनी ही है जितनी एनर्जी की रेडिएशन उसके ऊपर फॉल कर रही है। इसका मतलब क्लासिकल व्यू में हम मॉडिफाइड लाइट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, बट हम इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं बच्चों, अनमॉडिफाइड रेडिएशन को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ठीक है, बट हम आज क्या पढ़ेंगे, हम इसका क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे। क्वांटम थ्योरी में बच्चों हम क्या करेंगे, इसका अनमॉडिफाइड के साथ साथ उसका मॉडिफाइड लाइट की भी एक्सप्लेनेशन देंगे। क्लियर। सो व्हाट इज द मीनिंग फॉर दिस। जी बच्चों, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटम इफेक्ट। सो इट इज the phenomena of change in wavelength of the radiation due to its interaction with the material is
called as Compton effect. So इसमें बच्चों क्या है, जब रेडिएशन, एक कोई लाइट रेडिएशन ऑफ हाई एनर्जी इज इंटरैक्टिंग विद द मटेरियल, तो उस केस के में बच्चों हमने क्या देखा, उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. एंड इस चेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन ड्यू टू द इंटरैक्शन विद द मटेरियल, इस फिनोमेना को बच्चों हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द Compton effect. And we will also define here one thing which is called as the Compton shift. So what is the meaning for the Compton shift? Suppose बच्चों हमारे पास इस तरह से कोई रेडिएशन फॉल कर रही है, और रेडिएशन फॉल करने के बाद वो इस तरह से कुछ स्कैटर हो गई. Suppose this is the wavelength of the incident light and this is the wavelength of the scattered light. Then what we have lambda dash minus lambda, which is the difference of the wavelength of the scattered radiation and the wavelength of the incident radiation. So इन दोनों को बच्चे जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं Compton shift. ठीक है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि जो वेवलेंथ है स्कैटरिंग के बाद वो बढ़ जाएगी, मतलब लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा. सो हमने लैम्डा डैश माइनस लैम्डा ले लिया एंड दैट इज कॉल्ड एज द Compton shift. क्लियर? तो बच्चों अब इसको एक्सप्लेन करेंगे. हाँ जी स्टूडेंट्स, अब Compton shift की हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे. Compton shift की एक्सप्रेशन डिराइव करने से पहले बच्चों यहाँ पे हम कुछ assumptions लेंगे. हमने अभी देखा जो रेडिएशन है वो मैटर के साथ इंटरैक्ट कर रही है. मैटर के साथ इंटरैक्ट मतलब वो एटम्स के साथ इंटरैक्ट करेगी, और एटम्स के अंदर बच्चों क्या है, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो रेडिएशन है वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरैक्ट करेगी. और यहाँ पे हम एक चीज सपोज करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दे आर फ्री एंड दे आर इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट. क्लियर? सेकंड बच्चों हम क्या अज्यूम करेंगे, यहाँ पे जो इंटरैक्शन है मतलब जो कोलिजन है बिटवीन द रेडिएशंस एंड द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इलास्टिक इन नेचर. और थर्ड पॉइंट बच्चों हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे, जब रेडिएशंस एटम्स के साथ इंटरैक्ट करेंगी मतलब इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरैक्ट करेंगी, तो वो अपना कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिकॉइल हो जाएंगे, उनको हम रिकॉइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और यहाँ पे हम उनका रिलेटिविस्टिक मास लेंगे. क्लियर? सो मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ, आपको सारा पता चल जाएगा. सपोज दिस इज व्हाट, सपोज बच्चों ये हमारा इलेक्ट्रॉन है दैट इज इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट, और अभी कोलिजन नहीं हुआ, और रेडिएशन विच इज मूविंग टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द इंसिडेंट रेडिएशन. और जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी हमने बच्चों एनर्जी क्या ले ली, सपोज द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज h nu, that is in the terms of frequency, or I can also write down in terms of lambda. So this is h nu in terms of frequency, and this is hc by lambda, that is in terms of wavelength. Clear? And also the momentum of these incident radiations, which is given by E by C, and E is what, h nu, so its momentum is what, this is h nu by C. So ये बच्चों क्या है, radiation है which is moving towards the electron, and this is what, this is electron. So this electron is in the position of rest, so its rest mass energy we are supposing this is m naught c square, and the momentum for the electrons which are in the position of rest, that is 0. Clear? So now when the interaction of the radiations with the electrons takes place, so यहाँ पे बच्चों हम सपोज कर लेते हैं इनका इंटरेक्शन हो रहा है. क्लियर? सो ये सपोज दिस इज x एक्सिस and this is y axis. So what we are writing here, so this is what, this is electron. So जब बच्चों इंटरेक्शन होगा रेडिएशन का इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो ये वाली रेडिएशन क्या हो जाएगी, ये कुछ इस तरह से स्कैटर हो जाएगी. क्लियर? तो इसको हम बच्चों नाम दे देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द स्कैटर्ड फोटोन. फोटोन भी बोल सकते हैं, रेडिएशन भी बोल सकते हैं. ठीक है? सपोज द स्कैटरिंग विच इज टेकिंग प्लेस विच इज एट एन एंगल फाई. क्लियर? और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, सपोज ये इस डायरेक्शन में चला गया, और इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं,
suppose the angle is theta and this is called as the recoil electron. So this is very इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसको आप ध्यान से कर लो, ठीक है। जैसे बच्चों हमने एनर्जी एंड मोमेंटम डिफाइन किया बिफोर द कोलिजन होने से पहले, इंडिविजुअल मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ फोटोन, इंसिडेंट फोटोन एंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली आफ्टर द कोलिजन मींस आफ्टर द इंटरेक्शन बच्चों क्या होगा, इसकी जो एनर्जी है, लेट दिस इज h न्यू डैश और h c by lambda डैश, ठीक है। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटॉन्स, और इनकी बच्चों अगर हम मोमेंटम लिखेंगे तो दिस इज व्हाट E डैश बाय C विच इज h न्यू डैश बाय C, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन। और अब बात करेंगे बच्चों फॉर द रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन। रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन इज mc²। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे बताया इसका रेस्ट मास m0 है, बट हम रियलिस्टिक मास लेंगे तो ये m हो गया, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी mc²। तो एनर्जी बच्चों इसकी कितनी होगी mc²। और ये कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, दैट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, और इसका जो मोमेंटम है दैट इज व्हाट, दैट इज m into v। क्लियर। सो दिस इज द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द कॉम्पटन इफेक्ट। नाउ इसके बाद हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, तो उसको देखेंगे बच्चों यहाँ पे हमारे क्या नजर आ रहा है, ठीक है। और हमने क्या लिया था, वी नो दैट, वी सपोज दैट द कोलिजन बिटवीन फोटोन और रेडिएशन, कुछ भी आप बोल दो, फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इज इलास्टिक। हमने बोला दैट कोलिजन इज इलास्टिक इन नेचर। अगर बच्चों कोलिजन इलास्टिक है तो हमने +1 में पढ़ा है इलास्टिक कोलिजन के हमारे पास दो रूल्स हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो पहले सबसे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। So what is the meaning for the law of conservation of energy? Total energy before the collision is equal to the total energy after the collision. So this is what total energy before collision, that is equal to total energy after collision. Clear? So this is what. सो टोटल एनर्जी बच्चों अगर हम देखें, सो मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है तो मैं नीचे लिखूंगा। सो व्हाट इज द टोटल एनर्जी बिफोर द कोलिजन? टोटल एनर्जी मींस एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द रेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन। क्लियर। सो बिफोर द कोलिजन कितनी एनर्जी है बच्चों, दैट इज h न्यू प्लस m0 c²। आफ्टर द कोलिजन बच्चों, आफ्टर द कोलिजन हमारे पास दो चीजें हैं, स्कैटर्ड फोटोन एंड रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी कितनी है, h न्यू डैश प्लस जो हमारा रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी बच्चों कितनी है, दैट इज mc²। सो दिस इज आवर इक्वेशन विच इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसको बच्चों हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके बाद हम मोमेंटम का कंजर्वेशन करेंगे। मोमेंटम का कंजर्वेशन बच्चों क्या होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। पर यहां पे बच्चों हमें एक चीज पता होनी चाहिए, एनर्जी जो हमारी है दैट इज द स्केलर क्वांटिटी, बट जो मोमेंटम है दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। और यहां पे अगर हम देखें बच्चों, यहाँ पे जो हमारी रेडिएशंस है, सपोज हम इस डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ले लें और दिस इज द एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज द वाई डायरेक्शन। तो जो हमारा इंसिडेंट रेडिएशन है दैट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज एट द पोजीशन ऑफ रेस्ट। बट जो हमारा फोटोन है दैट इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, वो कितने एंगल पे मूव कर रहा है, फाई एंगल के ऊपर मूव कर रहा है। और रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इज अगेन मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन एट द एंगल थीटा। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा मोमेंटम है उसके हमें कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। बिफोर द कोलिजन डायरेक्शन मोमेंटम की अलग है, आफ्टर द कोलिजन डायरेक्शन अलग है।
तो इन चीजों को बच्चों सॉल्व करने के लिए हमने प्लस वन में देखा है, हम इनके कंपोनेंट्स लेंगे। तो कंपोनेंट्स कैसे लेंगे? टोटल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, टोटल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन। ठीक है। सो अगर हम बात करें व्हाट इज द टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस, सो वो कितना है बच्चों? अलोंग एक्स एक्सिस रेडिएशन जा रही है कितने मोमेंटम के साथ? इतने मोमेंटम के साथ। सो व्हाट इज द फॉर्मूलेशन? h nu by c। ठीक है। सो दिस इज व्हाट द मोमेंटम ऑफ द इंसिडेंट फोटोन अलोंग x डायरेक्शन। और अगर हम बात करें फॉर द इलेक्ट्रॉन, इसका मोमेंटम कितना है बच्चों? इसका मोमेंटम है 0। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? फोटोन का मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो ये हमारा हो गया टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस। और अब बात करते हैं आफ्टर द कोलिजन। आफ्टर द कोलिजन फोटोन इस डायरेक्शन में जा रहा है, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में इसकी वैल्यू कितनी है? p डैश है। इस डायरेक्शन में कितनी वैल्यू है? दिस इज, सपोज मैं इसका नाम p डबल डैश दे दूं, जैसे मैंने यहाँ पे p ले लिया नाम। सो यहाँ पे कुछ भी जस्ट रिप्रेजेंटेशन देनी है। तो p डैश का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा बच्चों? ये हमने पढ़ा है। अगर सपोज हमारे पास ये कोई x कंपोनेंट है या कोई a वैल्यू है और दिस इज एंगल थीटा, सो दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। सो कंपोनेंट ऑफ a अलोंग एक्सिस कितना होगा? a cos थीटा। और अलोंग y एक्सिस कितना होगा? a sin ऑफ थीटा। ये हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में पढ़ा है। सो सिमिलरली p डैश का कंपोनेंट्स इस तरफ कितना होगा? इस तरफ होगा p डैश cos ऑफ फाई। और p डबल डैश का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा बच्चा? दिस इज p डबल डैश, मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूं, p डैश x, मतलब सॉरी दिस इज व्हाट p डैश x विच इज इक्वल टू p डैश cos ऑफ फाई। और p डबल डैश का जो कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस बच्चों वो कितना होगा? सपोज उसका नाम ले लेते हैं यहाँ पे p डबल डैश x विच इज इक्वल टू p डबल डैश cos ऑफ थीटा। तो ये बच्चों हमारे क्या हो गए? p डबल डैश का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस और p डैश का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है। और अब हमने क्या करना है? टोटल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कैलकुलेट करना है आफ्टर द कोलिजन। एंड वो है क्या बच्चों? p x डैश प्लस p x डबल डैश। सो दिस इज व्हाट p डैश x प्लस p डैश डबल डैश x। ठीक है। p डैश x बच्चों क्या है? p डैश हमारा क्या है? h न्यू बाई c और साथ में क्या लग गया? cos ऑफ फाई। सो दिस इज व्हाट, दिस इज h न्यू डैश बाई c इंटू cos ऑफ फाई प्लस p डबल डैश बच्चों हमारा क्या है? दिस इज m v और साथ में क्या लग गया? cos ऑफ थीटा। सो दिस इज m v cos ऑफ थीटा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? सो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब बच्चों बात करेंगे हम अलोंग y एक्सिस। पहले हमने अलोंग x एक्सिस देखा, अब हम अलोंग y एक्सिस देखेंगे। ठीक है। तो मैं इसकी इक्वेशन बच्चों ऊपर लिखूंगा। ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या था? p डैश और ये हमारा क्या था? p डबल डैश। p डैश का कंपोनेंट अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन बच्चों कितना होगा? दिस विल बी p डैश y। जैसे मैंने ये लिखा p डैश x वैसे ही आ गया p डैश y और वो होगा कितना? दैट विल बी p डैश साइन ऑफ फाई। जैसे बच्चों ये आ गया p डैश cos ऑफ फाई, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया हमारा p डैश साइन ऑफ फाई। सिमिलरली जो p डबल डैश है इसका बच्चों कंपोनेंट किस तरफ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दूं, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, ई इसकी कितनी है? एम नॉट सी स्क्वायर और ई इसका कितना है? 0। और अब जो ये रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है इसका जो मोमेंटम है लॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन बच्चों वो किस तरफ आ जाएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा। उसका नाम क्या बन जाएगा? p डबल डैश y कंपोनेंट। ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट।
और ये कितना होगा P डबल डैश साइन ऑफ थीटा। अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल बच्चों हो गया कॉस ऑफ थीटा, ये हो गया साइन ऑफ थीटा। और अगर मैं वैल्यूज भी इनकी रख दूं, P डैश इज व्हाट, P डैश इज हमारा H न्यू डैश बाई C इंटू साइन ऑफ फाई, और यहाँ पे वैल्यूज रख दो, P डबल डैश इज व्हाट एम वी साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारा क्या है बच्चों P डबल डैश वाई। ठीक है, अब ये वाला जो मैंने फॉर्मुलेशन पहले लिखा था दैट इज वाज अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अब हम लिखेंगे अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। हम देख रहे हैं बच्चों जो हमारी रेडिएशन है दैट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, और उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा। अगर कोई चीज कोई वेक्टर अलोंग हॉरिजॉन्टल है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है, 0 होता है। अगर कोई चीज वर्टिकल है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है, 0, क्योंकि एंगल 90 हो गया, 90 मतलब cos 90 0 हो गया। तो इंसिडेंट रेडिएशन का जो मोमेंटम है विच इज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इसका कंपोनेंट अलोंग वर्टिकल कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। मतलब फोटोन का जो इंसिडेंट फोटोन है उसका वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है, 0। जो इलेक्ट्रॉन है वो तो पहले ही डस्ट पे है, उसकी मोमेंटम तो 0 है, तो उसका कंपोनेंट भी वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और ये हो गया हमारा कोलिजन से पहले। अब कोलिजन के बाद देखें, कोलिजन के बाद हमारे पास क्या है, स्कैटर्ड फोटोन है और रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है। स्कैटर्ड फोटोन का वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, इतना है H न्यू डैश बाई C साइन ऑफ फाई। ठीक है, और जो हमारा रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है उसका कंपोनेंट बच्चों नीचे की तरफ है। अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन ले लूं, दिस पॉइंट इज ओरिजिन, तो ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन और ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन, और अगर इसमें वैल्यू मैंने पॉजिटिव ले ली तो ये वैल्यू नीचे की तरफ है, तो ये क्या बन जाएगी बच्चों, नेगेटिव बन जाएगी। सो दिस इज व्हाट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना होगा, माइनस एम वी साइन ऑफ थीटा है। तो ये बच्चों हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम कॉम्पटन शिफ्ट मतलब लैम्डा डैश माइनस लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पे जगह बना लेता हूँ। ठीक, हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने इसको थोड़ा सा साफ करके एक स्पेस क्रिएट कर ली है, और वो डायग्राम को मैंने छोटा करके बच्चों इस तरह साइड में बना ली। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों क्या है, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर इक्वेशंस है। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके बच्चों हमने एक चीज फाइंड आउट करनी है, हमें कॉम्पटन शिफ्ट फाइंड आउट करनी है विच इज लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। क्लियर? तो इसका प्रोसीजर क्या है बच्चों हम देखेंगे, ध्यान से करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सो फर्स्ट स्टेप में बच्चों हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 इनको हम सॉल्व करेंगे। अगर हम इक्वेशन नंबर बच्चों 2 को मैं देखूं, अगर मैं इस टर्म को लेफ्ट साइड ले आऊं तो मैं थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करूंगा तो बनेगा क्या मेरे पास, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, सो व्हाट आई कैन राइट डाउन, H न्यू बाई C minus H nu dash by C into cos of phi which is equal to mv cos of theta। so अगर हम C को बच्चों मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा H nu minus H nu dash cos of phi which is equal to mv C cos of theta। तो इसको सपोज कर लेते हैं बच्चों, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो हमारी 2 नंबर इक्वेशन की अब जरूरत नहीं हमें पड़ेगी, तो हमारे पास 2 नंबर से हमने क्या बना लिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ अगर हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो स्टूडेंट्स अगर हम इस इक्वेशन को दूसरी साइड पे ले जाएं तो हमारे पास क्या बनेगा, सो वी विल हैव H न्यू डैश बाई C साइन ऑफ फाई विच इज इक्वल टू mv साइन ऑफ थीटा, और अगर मैं C को भी इस साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा H न्यू डैश साइन ऑफ फाई विच इज इक्वल टू mvc साइन ऑफ थीटा। सो दिस इज हमारी इक्वेशन नंबर बच्चों 5 बन गई, और हमें अब 2 नंबर और 3 नंबर इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कौन सी इक्वेशंस यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 2 हमारी कहां से, 4 नंबर कहां से है बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 से, और 5 नंबर कहां से है, इक्वेशन नंबर 3 से, बाय जस्ट रीअरेंजिंग द टर्म्स। तो अगर बच्चों हम क्या करें, यहाँ पे एक छोटी सी रीअरेंजमेंट करें।
अगर मैं 4 नंबर इक्वेशन और 5 नंबर इक्वेशन को स्केयरिंग एंड एडिंग कर दूं तो हमारे पास क्या बनेगा? तो करते हैं स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 4 एंड 5। ठीक है, 4 नंबर को स्केयर करके और 5 नंबर को स्केयर करके हमने दोनों को जोड़ देना है। अब इसका स्केयर करेंगे बच्चों तो क्या बनेगा? दिस इज व्हाट एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर को स्क्वायर 5 माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश कॉस ऑफ 5। तो मैंने यहाँ पे बच्चों a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूलेशन अप्लाई कर दिया। और अब 5 नंबर में मेरे पास क्या है बच्चों? दिस इज व्हाट एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 विच इज इक्वल टू, इधर हमारे पास क्या है? एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 नंबर से क्या आएगा? एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। एक बार मैं ये वाली इक्वेशन को ऊपर लिख लेता हूं ताकि मेरे पास थोड़ी सी जगह बन जाए। एच न्यू प्लस यहाँ पे स्क्वायर था एम नॉट सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर। ये हमारी है इक्वेशन नंबर 1। अगर हम स्केयरिंग एंड एडिंग करके बच्चों यहाँ पे पहुंच गए, हम देखेंगे अगर मैं राइट साइड को देखूं, एम स्क्वायर दोनों टर्म्स में से कॉमन है, वी स्क्वायर दोनों टर्म्स में से कॉमन है, सी स्क्वायर दोनों टर्म्स में से कॉमन है। तो बनेगा कि एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर अंदर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बेसिकली इज व्हाट? दिस इज 1। तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, और अगर लेफ्ट साइड बात करें बच्चों, दिस इज व्हाट फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ रही है? दिस इज एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर, यहाँ पे एक टर्म है एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 और एक टर्म है एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। इन दोनों टर्म्स में से एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉमन है, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5। तो बनेगा क्या बच्चों? बनेगा एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 हमारा कितना हो गया? 1 हो गया। और साथ में एक टर्म है दैट इज 2h स्क्वायर न्यू डैश कॉस ऑफ 5। सो ये हमारी बच्चों नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, और इसको हम नाम दे देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज दी 6 नंबर। ठीक है, तो हम इन 6 नंबर इक्वेशन और जो हमारी मैंने ऊपर लिखी हुई है बच्चों 1 नंबर इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम इनमें से लैम्डा डैश माइनस लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। ये हमारी क्या है बच्चों? इक्वेशन नंबर 6। और अगर हम बात करें इक्वेशन नंबर 1 को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, मैं एच न्यू डैश को इधर ले आऊं तो बन क्या जाएगा? एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर विच इज एम सी स्क्वायर। सो अगर ये हमारी 6 नंबर है बच्चों तो ये हमारी बन जाएगी 7 नंबर इक्वेशन। 7 नंबर इक्वेशन क्या है? एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। तो अब इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्केयरिंग ऑन बोथ द साइड्स वी गेट, सो व्हाट वी गेट, हम दोनों का स्क्वायर कर देते हैं बच्चों। सो दिस इज एच स्क्वायर, अगर मैं इसको एक टर्म ले लूं, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, सो ए प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? सो ये बनेगा एच न्यू माइनस एच न्यू डैश होल स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 2 एच न्यू माइनस एच न्यू डैश इंटू एम नॉट सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी रेज़्ड टू पावर 4। और इसको भी बच्चों हम खोल देते हैं, तो ये क्या बनेगा? एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज़्ड टू पावर 4 प्लस यहाँ से भी बच्चों हमारे पास 2 टर्म्स आएंगी
दो टर्म्स क्या आएगी, दिस इज व्हाट 2h न्यू माइनस न्यू डैश इंटू एम नॉट सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी रेज़्ड पावर 4। क्लियर। तो ये हमारी बच्चों को आ गई इक्वेशन नंबर 8। ये हमारी इक्वेशन नंबर 8 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 है। अगर बच्चों हम बाकी इक्वेशंस को साफ कर दें तो हम इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगर मैं देखूं इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 6 में बच्चों कुछ टर्म्स कॉमन है, जैसे एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप इज सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 6 फ्रॉम इक्वेशन 8। तो अगर बच्चों मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 8, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। मैं पहले दोनों के कंपोनेंट्स लिख लेता हूं। इसके कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज़्ड पावर 4 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये बच्चों मैंने क्या किया, सारे टर्म्स लिख ली ऑफ इक्वेशन नंबर 8। अब मैं माइनस करना है इक्वेशन नंबर 6 को, तो इसके टर्म्स नेगेटिव के साथ लिख देता हूं। दिस इज व्हाट माइनस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, और ये टर्म प्लस में हो जाएगी बच्चों। दिस इज 2h स्क्वायर न्यू डैश कॉस ऑफ 5 विच इज इक्वल टू यहाँ पे इक्वेशन नंबर 8 में बच्चों क्या है, एम स्क्वायर सी रेज़्ड टू पावर 4 और यहाँ पे है एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बनेगा क्या, एम स्क्वायर सी रेज़्ड टू पावर 4 माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये हमारी एक नई इक्वेशन आ गई विच इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन नंबर 8 एंड इक्वेशन नंबर 6। तो इसको बच्चों हमने ध्यान से सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अगर हम देखें कुछ टर्म्स हमारी सेम है, जैसे ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल होगी, ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल होगी, तो हमारे पास बचा क्या बच्चों, हमारे पास बचा एक तो एम नॉट स्क्वायर सी रेज़्ड टू पावर 4 ये वाली टर्म बची, दूसरी हमारे पास ये वाली टर्म बची विच इज 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी रेज़्ड टू पावर 2, और हमारे पास ये दो टर्म्स बची। इन दोनों टर्म्स में से अगर बच्चों हम देखें तो हमारे पास कॉमन क्या है, माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश कॉमन है, पीछे बचा 1 माइनस कॉस ऑफ 5। मैंने माइनस 2h न्यू डैश कॉमन कर लिया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉस ऑफ 5 आ जाएगा। और राइट साइड बच्चों हमारे पास क्या है, एम स्क्वायर कॉमन है तो मैंने कॉमन कर लिया। यहाँ से सी रेज़्ड टू पावर अगर 4 कॉमन कर लो बच्चों तो क्या बनेगा, दिस इज सी रेज़्ड टू पावर 4, देन अंदर क्या बचा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एम नॉट बच्चों क्या है, एम नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिफोर द कोलिजन, और एम बच्चों क्या है, दिस इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर द कोलिजन। और हमने क्या बोला था, हम यहाँ पे क्या लेंगे, रियलिस्टिक मास लेंगे। रियलिस्टिक मास का मतलब क्या है हमारे पास, एम इज व्हाट, दैट इज एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर द रियलिस्टिक मास, जो आपने पढ़ा होगा जो बीएससी फर्स्ट ईयर में। ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे एम स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दें तो एम स्क्वायर अगर कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, एम स्क्वायर इज व्हाट, एम नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रखेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, देखते हैं लिख के एक बार फिर से, एम नॉट स्क्वायर सी रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट
सी स्क्वायर माइनस 2h² न्यू डैश 1 माइनस कॉस ऑफ फाई विच इज इक्वल टू एम स्क्वायर की वैल्यू बच्चों है ये वाली। सो एम नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये मैंने किसकी वैल्यू रख दी, एम स्क्वायर की वैल्यू रख दी। साथ में क्या है सी रेज़्ड पावर 4 और साथ में एक ब्रैकेट है 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और अगर ध्यान से देखें ये सारा फैक्टर बच्चों क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो मैं यहां से इसको हटा देता हूं, ठीक है। और अगर हम ध्यान से देखें लेफ्ट हैंड साइड में भी एक फैक्टर है एम नॉट स्क्वायर सी रेज़्ड पावर 4 और राइट हैंड साइड भी एक फैक्टर है हमारा। तो मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूं ऊपर बच्चों, पहले फिर सॉल्व करेंगे हम लोग। इसमें बच्चों हमारा ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर ये फैक्टर्स कैंसिल हो गए तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर माइनस दिस इज इक्वल टू 0। और अगर मैं ये नेगेटिव साइन वाली टर्म को दूसरी साइड पे ले जाऊं तो बनेगा क्या, दिस इज इक्वल टू 2h स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस कॉस ऑफ फाई, ठीक है। मैंने ये टर्म लेफ्ट साइड पे रख ली और ये वाली टर्म राइट साइड पे ले गया। 2 के साथ बच्चों 2 कैंसिल हो गया, एक h के साथ ये वाला h कैंसिल हो गया, तो बनेगा क्या, न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू h न्यू डैश 1 माइनस कॉस ऑफ फाई। तो हम काफी अपने रिजल्ट के पास चले गए हैं बच्चों। तो अब अगर हम देखें, हम न्यू वाली टर्म्स एक तरफ कलेक्ट कर लें, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो बनेगा क्या, न्यू माइनस न्यू डैश डिवाइडेड बाय न्यू डैश विच इज इक्वल टू h बाई एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ फाई। और ये बच्चों हमारा क्या है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, दिस इज व्हाट 1 बाई न्यू डैश माइनस 1 बाई न्यू विच इज इक्वल टू h बाई एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस cos of phi. Clear students? So this is the relation which is showing the change in frequency. But हमें क्या करना है, हमें lambda dash minus lambda कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी एक रीअरेंजमेंट लेंगे। We know that c is what, lambda nu। तो nu किसके बराबर है, this is what, c by lambda। क्लियर। और nu is equal to c by lambda है, तो nu dash बच्चों क्या होगा, दिस इज c बाई लैम्डा डैश। तो मैं न्यू और न्यू डैश की वैल्यूज यहां पे रख देता हूं। 1 बाई न्यू डैश क्या होगा, 1 बाई न्यू डैश होगा लैम्डा डैश बाई सी माइनस 1 बाई न्यू क्या होगा बच्चों, लैम्डा बाई सी विच इज इक्वल टू h बाई एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ फाई। तो बस एक स्टेप हमारा और रह गया, उसके बाद हमारा जो रिजल्ट है वो बन जाएगा। अगर हम यहां से देखें, c हमारा कॉमन आ गया, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा डिवाइड बाई c विच इज इक्वल टू h बाई एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ फाई, c कैंसिल हो गया बच्चों। तो हमारा रिजल्ट क्या बना, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा विच इज h बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस ऑफ फाई। ये बच्चों हमारा क्या है रिजल्ट, दिस इज आवर रिजल्ट फॉर द कॉम्पटन शिफ्ट विच इज लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज h बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस ऑफ फाई। इसका मतलब जो कॉम्पटन शिफ्ट है बच्चों वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, h हमारा क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू बच्चों क्या है, दिस इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है। एम नॉट बच्चों क्या है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। सी हमारी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है।
और फाई हमारा क्या है बच्चों? फाई इज व्हाट? फाई इज द एंगल फॉर द स्कैटरिंग, फॉर द स्कैटर्ड फोटोन. डेविएशन ऑफ स्कैटर्ड फोटोन. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो डेल्टा लैम्डा है मीन्स हमारी कॉम्पटन शिफ्ट है विच इज अ फंक्शन ऑफ फाई, बिकॉज एच इज कांस्टेंट, हमारा एम नॉट रेस्ट मास का जो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है दैट इज कांस्टेंट and c is constant. It means that the delta lambda which is the Compton shift is a function of phi. Clear? तो यहाँ पे बच्चों हम एक स्पेशल केस करेंगे. स्पेशल केस इफ phi is 0. अगर बच्चों phi हमारा 0 हो गया तो जो हम cos 0 कितना हो गया? 1 हो जाएगा. तो जो डेल्टा लैम्डा है हमारा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. If phi is 0, cos phi is 1, 1 minus 1 0, so जो हमारा डेल्टा लैम्डा है वो 0 हो जाएगा, मतलब जो कॉम्पटन शिफ्ट नहीं होगी. ठीक है. If phi is 90 degree and then what is this cos of 90 degree which is 0, so what will be the delta lambda? It is h by m naught c. Clear? If phi is 180 degree, then what is the lambda? Delta lambda. Delta lambda is now this is 180. Cos 180 is minus 1, so this is 2h by m naught c. और इसमें से बच्चों अगर हम देखें the maximum Compton shift is for the 180 degree. अगर हमारा जो phi है स्कैटरिंग एंगल जो phi 180 डिग्री हो जाए तो उस टाइम जो हमारी Compton shift है वो मैक्सिमम होगी, और होगी कितनी? दैट इज 2h बाई m नॉट c. क्लियर? सो दिस इज व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड द डिराइवेशन ऑफ द कॉम्पटन शिफ्ट. इसके नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे. क्लियर? थैंक यू.